आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के तत्व। क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल के तत्व, जिसमें हम विडाल डी ब्लांस, जीन बुन्स और एल्सवर्थ हैटिगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व पढ़ेंगे। मानव भूगोल के तत्व मतलब मानव भूगोल के कंपोनेंट यानी घटक, जिससे मानव भूगोलों का अध्ययन किया जाता है या जिन तत्वों से मिलकर मानव भूगोल बना है। देखो, मानव भूगोल का आधार क्या है? प्रकृति। मानव भूगोल का आधार क्या है? तो अपनी क्या है? प्रकृति है और मानव अंतर संबंध। मानव भूगोल की मानव भूगोल मानव भूगोल का आधार क्या है? उसकी प्रकृति है और अंतर संबंध है। क्या है? एक तो प्रकृति और मनुष्य का अंतर संबंध है। देखो, एक तरफ अपनी प्रकृति है, नेचर है, और एक तरफ मानव है। तो दोनों का जो ये बीच वाला एरिया है, जिसमें प्रकृति भी आती है और मानव भी आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। देखो, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल है पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। किन कौन से कौन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है? जो एक तो भौतिक पर्यावरण द्वारा मानव जनित, एक तो भौतिक पर्यावरण के संबंध है, और एक जो मानव ने जनित किया है सामाजिक सांस्कृतिक। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, एक तो देखो, पर्यावरण ने हमें क्या दिया? नदी, पर्वत, पठार, मैदान, ये। और साथ में मानव ने इन्हीं से क्या बनाया? डैम बना दिए, नहरें बना दी, मकान बना दिया, रोड बना दिया। तो इन दोनों का जो अंतर संबंध है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या है? मानव भूगोल है। तो अब देखते हैं। देखो, एक तो ब्लांस है अपना, विडाल डी लाप्लांस, इन्हें संभववाद और तालमेल बताया। क्या है? चुनाव, यानी प्रकृति सीमा देती है, हम उसमें चुनाव करते हैं हमें क्या करना है। और जिन ब्रुन्स, जो मानवीय तथ्य और कार्य बताता है कि जो मानव के कौन कौन से तथ्य और कार्य। एक क्या आता है? एल्सवर्थ हैटिगटन, जो जलवायु का सर्वोच्च प्रभाव बताता है। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर बताता है? जलवायु के आधार पर। फिर देखते हम विडाल प्लांस को देखते हम। ये क्या है? किसके प्रभाव होता है? संभववाद के। जो हमने पहले ही पढ़ा था कि संभववाद क्या है, कि भाई प्रकृति की कुछ सीमाएं होती है, उसके बाद चुनाव करने का काम किसका है? मानव का। उन सीमाओं से चुनाव कौन करता है? इंसान। देखो, तो विडाली ब्लांस ने एक शब्द दिया था, जेनेरवेडिया, यानी जीवन जीने का तरीका। वह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मानव के अनुकूलन और जीवन की शैली को दर्शाता है। जैसे हर क्षेत्र में जलवायु के अनुसार मानव का रहन सहन का तरीका क्या अलग अलग होता है। शीत का देखो, शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेशों में मानव कैसे रहता है? पूरे गर्म चीजों के साथ, यानी कि उनका हर चीज किस पे डिपेंड करेगी? गर्म चीजों पे। कि उनका ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे, चमड़े के कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाएंगे, अधिकतम दिनों तक स्टोरेज रखने वाली चीज़ें रखेंगे। जबकि एक मरुस्थल एरिया में क्या होता है? पानी का स्टोरेज ज़्यादा। खाने से ज़्यादा किसका स्टोरेज? पानी के लिए। पानी का संरक्षण करेंगे वो। और वो कपड़े क्या है? न्यूनतम सूती कपड़े पहनेंगे। तो देखो, बैलेंस मतलब बैलेंस। क्या है? बैलेंस। जब प्रकृति और मानव के बीच शानदार तालमेल और संतुलन करना ही क्या है? मानव भूगोल का पार्ट है। ये किसने बताया था? ब्लंस ने। ब्लंस का मानना था कि प्रकृति केवल संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य अपनी बुद्धि और कौशल से उन संभावनाओं को चुनता है, और प्रकृति और मानव के बीच तालमेल होता है। देखो, प्रकृति क्या है? संभावना देती है हमें, उन संभावनाओं को चयन करना तकनीकी से, बुद्धि से उनका प्रयोग करना क्या है? मानव के हाथ में है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, मरुस्थल क्षेत्र है। मरुस्थल क्षेत्र में इंसान का कूलर या एसी का प्रयोग करना बैलेंस का संभववाद है। प्रकृति ने गर्मी दी, पर मानव ने अपनी तकनीकी से बैलेंस बना लिया। क्या बना लिया? बैलेंस बना लिया। इस तरीके से प्रकृति और मानव में चलता रहता है। और देखो,
ब्लंस का आधुनिक वर्गीकरण क्या है? ब्लंस के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण क्या है? देखो, ब्लंस ने अपने अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किया, उसमें देखो, एक तो भौतिक दशाएं, क्या है? फिजिकल फैक्टर, एक जीवन के रूप, एक जीवन जीने का तरीका, और एक मानवीय तत्व है। तीन चीजें बताई इसने, एक दो तीन। सबसे पहले भौतिक, फिजिकल, लाइफ यानी जीवन, एल, और एम, एच, एल एच, याद रखना, ह्यूमन। फिजिकल से यानी जलवायु, मिट्टी को उर्वरता, धरातल की बनावट, यह मानव के जीवन का क्या करते हैं, आधार तय करते हैं। क्योंकि देख, जहाँ जैसी जलवायु होगी, वहाँ जैसी मिट्टी होगी, जहाँ जैसे धरातल की बनावट होगी, जैसे पर्वत अलग है, पठार अलग है, मैदानी अलग है, सर्द शीत प्रदेश अलग है, गर्म प्रदेश अलग है, तो उनके अनुसार मानव का जीवन होता है। फिर आता है जीवन के रूप अलग अलग, वहाँ की वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये भी मानव की सभ्यता को विकसित करते हैं। क्योंकि जहाँ पर जैसे पेड़ पौधे, वैसे ही तो खाना खाएंगे, जैसा पैदावार होगी। अगर कहीं पर चावल ही चावल होते हैं तो चावल खाएंगे, गेहूँ गेहूँ होते हैं तो गेहूँ ही खाएंगे, गेहूँ ही खाएंगे ना। जहाँ पर मच्छी ज्यादा होती है तो वहाँ मच्छी खाएंगे, जहाँ पर दूसरी और चीज मिलती है तो वो, इसलिए जीवन के रूप कैसे डिसाइड होते हैं, प्रकृति से। मानव तत्व देखो, बस्तियां, कृषि, पशुपालन, परिवहन, ये सब क्या है, मानव की सांस्कृतिक उपलब्धियां है। अब देखो, कोई बस्ती कृषि बनाता है, कोई तो मंदिर के पास बनाता है, कोई तालाब के पास बनाता है, कोई कुएं के पास बनाता है, कोई मस्जिद के पास बनाता है। तो ठीक है, सब अलग अलग कल्चर के द्वारा डेवलप होता है मानव तत्व। हर मरुस्थल भौतिक दशाओं में रहने वाले लोगों के लिए खिचड़ी वनस्पति के बीच में रहकर कच्चे घर, पशुपालन और मानव तत्व की जो संस्कृति बनाई, वही क्या है, ब्लंस की जेनेटिव यानी जीवन जीने की पद्धति है। क्या है जेनेटिव, मतलब जीवन जीने की प्रवृत्ति। क्या है, जीवन जीने की प्रवृत्ति। जीन ब्रूस पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तत्व का इफेक्ट क्या है? देखो, ब्रूस ने तत्वों को अमूर्त विचारों की जगह दिखाई देने वाले तत्वों के रूप में देखा। अमूर्त, जो अमूर्त है, उनको तथ्यों के रूप में देखा। जगह जो, कौन से मूर्त वालों को जो दिखाई दे रहे हो, उन तथ्यों को लिया। उन्होंने मानवीय कार्यों को अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत किया। इन्होंने वो तथ्य नहीं लिए जो दिखाई नहीं देते, उन्होंने वो तथ्य लिए जो दिखाई देते हैं। जैसे इन्होंने एक टर्म दिया, लुटेरी अर्थव्यवस्था, रोबर इकोनॉमिक, प्रकृति का विनाशकारी विध्वंस। यानी कि लुटेरी अर्थव्यवस्था किसने कहा, जो प्रकृति का हम विध्वंस कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। जैसे पहले खेत था, बहुत बड़े बड़े खेत थे, उन खेतों को प्लाट काट के हमने पूरा एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि को नष्ट कर दिया। क्या है, लुटेरी अर्थव्यवस्था है। ब्रोंज को कैसे याद रखें, ब्रोंज मतलब ब्रश, जैसे पेंटर ब्रश से खाली कैनवास जमीन पर घर खेत उखेरता है, वैसे ही मानव पृथ्वी पर अपने दृश्य तथ्य उखेरता है, यानी अपने भू दृश्य बनाता है प्राकृतिक क्षेत्र में। जैसे उन्होंने खेत को काट के बना दी, बिल्डिंगें बना दी, तो ये किसने बनाया, ब्रुन्स ने। किसने दिया था, ब्रुन्स ने, ब्रश से। ठीक है, याद रखना इसे। ब्रुन्स सभ्यता के विकास के आधार पर मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग करता है। जो चीजें, वे चीजें जो जमीन घेरती है, कुछ पैदा नहीं करती, जैसे मकान, सड़क, रेलवे मार्ग, ये सब क्या है, मिट्टी के अनुत्पादक क्षेत्र है। यानी कि जहाँ पर मिट्टी अनुत्पादक है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, जहाँ पर वन नहीं होगा, वहां पर बंजर भूमि है, वहां पर क्या बनाएंगे हम, मकान, सड़क, रेल मार्ग बनाएंगे। फिर आते हैं वनस्पति, जीव जगत, विजय। मनुष्य द्वारा प्रकृति को अपने काम में लाना, जैसे खेती करना, पशुओं का पालन करना, ये क्या है, हमारा वनस्पति और जीव जगत। यानी हम पशु को पाल रहे हैं, पौधों को पाल रहे हैं, ये उसके पे उस पर विजय विजय प्राप्त करना जैसा है। तीसरा था विनाशकारी कार्य, जैसे लुटेरी अर्थव्यवस्था, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना, डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोशन यानी रोबर इकोनॉमी, जैसे खनिजों का निकालना, जंगल को काटना, खेती, कृषि भूमि का नष्ट करना, ये क्या है, अपना विनाशकारी कार्य। तो इसने भी तीन तरह के प्रोटेक्शन बताया हमारे। पहले तो क्या है, बंजर भूमि में मानवीय भूदस्यों का निर्माण करना, फिर जंतुओं और पौधों पर बीज प्राप्त करना, और एक विनाशकारी यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। इसमें तो देखो, एक समायोजन कर रहे हैं हम, जहां पर कुछ नहीं हो सकता वहां हम खुद नई चीज ला रहे हैं। और ये क्या है, प्रकृति ने जो दिया उसको पालन अनुकूलित करके अपने अनुसार डाल रहे हैं, और एक ये है जो प्रकृति ने दिया उसको नुकसान कर रहे हैं। तो इसके में हम याद करते हैं घर, खेत, माइनिंग, यानी पहले मकान बनाया, खेत बनाया, फिर खदान खोदी। इसके शॉर्ट ट्रिक। ब्रून्स का मनोवैज्ञानिक आधार, देखो मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या है, इसने बताया कि अपनी सभ्यता के विकास
के तथ्यों के अलावा ब्रून्स ने मानव की इच्छाओं, व्यापारिक जरूरतों और मनोवैज्ञानिक संगठन के आधार पर भी तत्वों का बांटा, जैसे परिवहन, व्यापार, वस्तु के प्रकार। देखो, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रेड यानी व्यापार, और एक वस्तु के प्रकार। ये कौन सा आधार है इसका? मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसके आधार पर कल्चरल फैक्ट के आधार पर बांटा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने रहने के लिए जमीन खरीदी, घेरी, यानी एक जमीन की कौन सा अनुपादक एरिया, बंजर भूमि थी, उस पर गाँव गाय यानी वनस्पति थी, बीजी पाली, और लालच में कोयला निकाल कर जमीन खोखली कर दी वापस, तो ये क्या होगा? लूटी हुई अर्थव्यवस्था होगी। उनके 3 पॉइंट थे, पहले बंजर भूमि, तो पशुपालन और वनस्पति पालन, फिर उसके बाद खनन। हम आते हैं एल्सवर्थ हट्टीगन, जलवायु का सर्वोच्च प्रभाव। इन्होंने क्या बताया? जलवायु को सर्वोच्च प्रभाव। हट्टीगन, हट जल और वायु के, तो देखो हट्टीगन, हट्टीगन का वर्गीकरण सबसे विस्तृत और व्यवस्थित और आधुनिक माना जाता है। तो सबसे विस्तृत और आधुनिक और व्यवस्थित वर्गीकरण किसका है? हट्टीगन का। जिन्होंने किसको केंद्र माना? जलवायु को। तो मानव विकास और सभ्यता के केंद्र में किसको रखा इन्होंने? जलवायु को। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी पर्यावरण निश्चयवाद। माने अव्यक्त भी शामिल की इन्होंने, जैसे पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण के प्रति मानव की प्रतिक्रिया कैसी है। इन्होंने देखो मानवीय अव्यक्त भी, जो मनुष्य का विचार क्या है और पर्यावरण के प्रति क्या सोचता है, इसको भी इसने शामिल किया। हकीकत में हंटर, हंटर यानी शिकारी। जैसे एक शिकारी हमेशा मौसम और जलवायु देखकर शिकार पर निकलता है, वैसे हकीकत ही जलवायु ही सब कुछ तय करती है, ऐसे सोचता है। हकीकत के भौतिक और जैविक आधार देखो, टियर 1 में क्या है? भौतिक दशाएं हैं, उसके बाद टियर 2 में जैविक दशाएं। तो भौतिक दशा में क्या होता है? एक तो पृथ्वी की स्थिति यानी लोकेशन, वो दूरी क्षेत्रों में है, मरुस्थल क्षेत्रों में है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, वहाँ की भूमि की बनावट कैसी है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जलाशय, वहाँ पर वाटर बॉडी कैसी, नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, मिट्टी और खनिज, वहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, पीली, लाल, काली, जलोढ़, स्थलीय खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, ये इस पे बेस है, जलवायु पे। फिर इनसे ही हमारे क्या मिलते हैं? सेकंड ईयर में पादप, अगर मृदा बड़ी अच्छी है तो पादप मिलेंगे, और पानी वानी सुविधा बढ़िया है, इन्वायरमेंट सही है तो क्या मिलेंगे? पशु। और इन दोनों के लिए क्या है? मनुष्य, इनको पालने के लिए। तो हर्टिगटन का स्पष्ट मानना था कि भौतिक दशाएं ही पूर्ण रूप से जैविक दुनिया, पादप, पशु, मानव का स्वरूप तय करती है। तो हर्टिगटन ने साफ साफ बोल दिया कि भौतिक दशा है, हर्टिगटन ने साफ साफ बोल दिया कि भाई भौतिक दशा ही व्यक्ति का स्वरूप निश्चित करती है कि कैसे व्यक्ति काम करेगा और कैसे क्या करेगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? जलवायु। हर्टिगटन की मानवीय अभिव्यक्तियां देखो, थर्ड ईयर में आता है अपना दो तो आगे, पहले भौतिक, फिर उसके बाद जैविक, और अब आगे मानवीय अभिव्यक्ति। तो उच्चतर आवश्यकता देखो, पहले नीचे से चलते हैं हम। भौतिक, भौतिक में क्या है? भोजन, कपड़ा, मकान वाला, औजार, है ना। फिर मुख्य व्यवसाय में आर्किड, मत्स्य पालन, कृषि उद्योग। फिर कार्य कुशलता, अगर वो थोड़ा बहुत डेवलप हो गया तो क्या करेगा? स्वास्थ्य, मनोरंजन, संघ, सरकार और शिक्षा। और फिर उच्च लेवल पे चला गया तो क्या सोचेगा? होगी धर्म, कला, विज्ञान, दर्शन। पहले व्यक्ति केवल अपनी सामान्य अवस्था पूरी करता है, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान, औजार, इनके बारे में सोचता है बस। मगर जब ये पूरी होगी तब जाके वो क्या जाएगा? एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए रिजर्वेशन करेगा, यानी और ज्यादा उनका, जैसे पहले पेट भरने के लिए शिकार किया था केवल, है ना, अब उसको क्या है? भाई साल भर के लिए अनाज रखना है या साल भर के लिए कुछ रखना है, उसके लिए व्यापार करेगा। फिर अगर भाई अब व्यापार हो गया, पेट भर गया और साल भर का भी मिल गया तो क्या करेगा? मनोरंजन करेगा। फिर मनोरंजन भी हो गया तो फिर क्या करेगा? ज्ञान और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लाएगा। उदाहरण से सकता है ठंडी जलवायु, भौतिक दशाओं ने आपका स्वेटर भौतिक आवश्यकता है, जो हम स्वेटर पहनते हैं या जर्किन पहनते हैं वो क्या है? अपनी भौतिक ऊन उद्योग क्या है? व्यवसाय है। और जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है यानी कार्यकुशलता करता है। तो आप विज्ञान और दर्शन की उच्चतर आवश्यकता तक पहुंच गए। और ये स्वेटर बना के और स्वास्थ्य को सही किया तो हमने क्या किया? उच्चतर टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए। तुलनात्मक चार्ट देखते हैं। ब्लांस, ब्राड ली ब्लांस फ्रांस का था, जिन्होंने क्या दी थी? जेनेटिव यानी जीवन जीने की पद्धति, जो था एक संभववाद। और ये
इस पे आधारित था, बैलेंस के आधार पे, किस प्रकृति सीमा देती है, उन सीमाओं के अनुसार हम संभावना ढूंढ के अपना काम करते हैं, वो क्या है, संभववाद। रुन्स ने मानवीय कार्य बताया कि भाई मानव कैसे कैसे कार्य करता है, पृथ्वी पे, फिर उसके बाद जीवों पर, फिर उसके बाद लुटेरी अर्थव्यवस्था। तो देखो इसमें term क्या यूज किया था, लुटेरी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी। इसके लिए हमने ट्रिक याद की थी, ब्रश, कि ब्रश से जैसे मानवीय भूदृश्य बनाए, मकान, जैसे पेंटिंग में हम अलग अलग चित्र बनाते हैं, वैसे मानव ने क्या क्या बनाया, बांध बनाए, नहरें बनाई, तालाब बनाए, महल बनाए, मकान बनाए, रोडें बनाई, सड़कें बनाई। आते हैं हट्टीकटन। हट्टीकटन जलवायु का प्रभाव बताया इसने। इसका मेन पॉइंट क्या था, मुख्य केंद्र जलवायु प्रभाव। और इसने क्या किया कि जलवायु से प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, और उससे ही हमारे क्या, जैसे हंटर, क्या थी इसकी, हंटर, हट्टीकटन से हंटर। वो एक केस स्टडी है कोटा के ऊपर अप्लाइड, जैसे काली मिट्टी और जलवायु। कोटा क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी क्या है, जो क्षेत्र है जलवायु कोटा की, वो मिट्टी का भौतिक तत्व है, वहां पर कृषि और इंसान का मूल व्यवहार तय करता है। ये किसने बताया, हट्टीकटन। अब वहां पर देखो काली मृदा है और जलवायु वो क्या है, वहां पर कौन सी खेती होगी वो डिसाइड करेगी। जबकि कोटा स्टोन की खदान है, इंसान ने लालच में खदानें खोदी, ब्रुन्स की विनाशकारी कार्य है, इसको क्या बोलेंगे हम, लुटेरी अर्थव्यवस्था। जबकि कोचिंग सिटी, मानव ने अपने कौशल का प्रयोग कर यहाँ शिक्षा का हब बसाया। प्रकृति के साथ तालमेल और हड्डी-गठन की उच्चतर आवश्यकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो देखो जो कोचिंग सिटी है वो किसका उदाहरण है, हमारा ब्लंस का, कि भाई हमने उचित तालमेल किया और साथ में क्या बैलेंस किया, और एक हड्डी-गठन की उच्चतर आवश्यकता का रीजन करते हैं। देखो संभववाद और जनरेटिव किसने दिया, डार्ली व्लांस ने। लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द किसने, जिन ब्रून्स ने। मानव भूगोल में जलवायु का सर्वोच्च स्थान किसे दिया, एल्सवर्थ हर्टिगटन ने। मकान, खेत का और खदान, विकास के आधार पर तथ्य का वर्गीकरण किसने किया था, जिन ब्रून्स ने। किसने प्रतिक्रिया दी थी ना, मानव की प्रतिक्रिया, भूगोल केवल मानचित्रों का अध्ययन नहीं है, मानव के संघर्ष और विजय की कहानी है। हमारा जो मानव भूगोल है वो केवल मानचित्रों का अध्ययन नहीं है, मनुष्य का जो संघर्ष है और जिससे उसने प्रकृति पे विजय पाई है। अभी पूरी तरह विजय नहीं पाई, मगर विजय की कहानी है एक तरह से, जो छोटी छोटी विजय पाई है उसने, कि भाई हमने नहरें बना दी, मरुस्थल में ड्रिप सिंचाई पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती कर ली। तो वो छोटी छोटी विजय है, उसकी कहानी है।